जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप लोग के बीच में लाया हूं मैं क्लास 10th का मास्टरमाइंड बुक का चैप्टर नंबर 1 का पहला सोल्यूशन है, जो कि क्या नाम है इसका, चैप्टर का क्या नाम है भैया? चैप्टर वर्क नमो नमः में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जिसमें हम लोग देखेंगे भाज्य अभाज्य क्या होता है, इसके गुणनखंड क्या होंगे, संख्याओं के गुणनखंड क्या होंगे, और क्या भैया ठीक नहीं का? ठीक। तो भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, संख्याओं के गुणनखंड क्या होंगे। और ये देखो, नाम तो इसका दिया है वास्तविक संख्या, लेकिन है पूरा चैप्टर लसामसा का। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला है, पहली संख्या का वर्ग नहीं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या नहीं, पहली संख्या का लसा गुणे दूसरी संख्या का मसा और बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या देख रहे हो, बोला थोड़ी हूँ। याद है सब, ये सब चिल्लीपना है, धीरे धीरे बोलना। और तुम ही लोग कहते हो धीरे धीरे बोलो, तुम ही लोग कहते हो भूल गए। तो आते हैं पहली संख्या, देखते हैं क्या है ना। पहली संख्या हम लोग देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल दिया है, भाज्य अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखो भैया, आज का तड़कता भड़कता सवाल पहला, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो 10वीं का बोर्ड है, इसलिए पहले चैप्टर से लेकर हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। किसी एक दिन निर्देशांक ज्यामिति ले लेंगे और उसी में सब का सब क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो भाज्य संख्या कैसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं जो जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो, वे क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो आपके जहन में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ रही है? 4। 4 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 2 होगा, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 4 होगा। तो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड नहीं, 2 नहीं कह सकते हो आप, 2 नहीं कह सकते हो, क्योंकि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 ना हो, क्या हो? 2 से अधिक हो। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होगा। जैसे जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। पढ़ हम लोग रहे हैं भाज्य संख्या ना, तो भाज्य को भी मारो गोली। अच्छा, ये एक बात बताओ कि 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? आप क्या कहोगे? 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कुल 75 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? लिखो, पॉइंट लिखते जाओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ भैया। 4 होगी। इसके कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो स्वयं 4 होगा। अच्छा, अगला क्या रहेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी? 10 होगी। सांद्रो भैया 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी? एक तो 2 होगी, एक तो 5 होगी, एक तो 10 होगी ना, और एक कौन सी होगी? एक 1 होगी। ठीक, अगले क्या रहेगी? अगला क्या रहेगा? अगला पॉइंट लिखो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य
संख्या क्या होगी? 99 होगी। क्या होगी? 99 होगी। इसके कितने गुणनखंड? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, और भी होंगे कुछ, मतलब ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा होंगे। तो ये इतने फैक्ट हैं आपके। आप इतने फैक्ट लिख सकते हो। किसके फैक्ट लिख सकते हो? भाज्य संख्या के। अभी मैं अभाज्य संख्या भी लिखवाऊंगा। तो ये किसके फैक्ट हैं? भाज्य संख्या के। भाज्य संख्या के। अगले फैक्ट भी हैं। अभी मैं और फैक्ट लिखवा रहा हूं इसमें। और लिखिए, इसको पहले नोट डाउन कीजिएगा, आगे देखते हैं। ऊपर 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 ऊपर। हाँ हाँ, सर जी टी शर्ट फट गया, पता नहीं कैसे। अरे आवाज जानी चाहिए ना। किसका है ये? जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ वही खरीद। चलो अगला देखते हैं। मेरी उम्र में जिंदगी बर्बाद हो गई। चलो देखते हैं ना, अगला सवाल देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। स्पेलिंग मत जाना, भावनाओं पे जाना। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? ओनली टू। हाँ बोलो जुबा केसरी। तो ओनली टू। देखो, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो लिखो इसको, अभाज्य संख्या के, अच्छा बड़ा बड़ा लिखना है ना, अभाज्य संख्या के केवल केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा क्या रहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और यही क्या होगी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी होगी। यही एक इकलौती है जो सबसे छोटी, सबसे सम अभाज्य संख्या है। क्या है? इकलौती सम अभाज्य संख्या। लिख लो इसको, इकलौती। वाह भाई वाह। इकलौती सम अभाज्य संख्या। इकलौती सम अभाज्य संख्या। अच्छा, और क्या होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अरे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 11 है। अब बताओ, 1 से लेकर 25 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है सबसे। हाँ, 2 अंकों की
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी भैया? 97 होगी का? हाँ, क्या होगी? 97 होगी। नोट डाउन करिए हाली हाली, फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद चलते हैं आगे। हाली हाली नोट डाउन करिए। टूटा हुआ खुद सही अगला सवाल चिंदी चिंदी दिया है, आप लोग कर लोगे। अंकगति का आधारभूत प्रमेय ये भी हो जाएगा, तथा क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 280 हो सकता है? तो देखते हैं इसको। देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 3285 3225 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं इसको, ठीक है, इसको देखते हैं। अगला देखते हैं। 3825 है ना? 3825 को क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3825 को अभाज्य अभाज्य गुणन खंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त कीजिए भैया, कैसे व्यक्त करेंगे? आप लोग करिए 2 मिनट के लिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए इसको, कैसे होगा देखते हैं। 3825 यहां देखते हैं ना। 3825 का फैक्टर इकाई का अंक 5, 5 से कटेगा, 5 7 35, बचा यहाँ कितना? 3, 5 6 का 30, बचा यहाँ कितना? 2, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, बचा यहाँ कितना? 2, 5 बचे 25, 5 जाए 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 7 21, और 17 से जाएगा, 17 एक कम 17। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 8 2 5 को 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो आंसर क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, ये आपका आंसर आएगा। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है? लिख रहे होगा? लिखो लिखो लिखो, जाना समझ में आया पूछना आराम से, ठीक? ऐसे ही कहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कहा है? 140 को अभाज्य गुणन खंड के रूप में व्यक्त कीजिए व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा कि लिखिए, क्या होगा इसका, लिखिए सोल्यूशन लिखिए। 140 है तो आप लिख सकते हो 2 7 14, 35 गुना 70, 5 7 35। तो क्या होगा? 140 को 2 से जाएगा, 2 7 14, फिर 2 से जाएगा, ये 35 आएगा,
फिर 5 से जाएगा, 5 7 आएगा, फिर 7 से जाएगा 1 आएगा। तो 140 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। हाली हाली करिए भैया, हाली हाली करिए, हाली हाली। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बेटा दे, ठीक। इससे बड़ा बढ़िया मिट रहा है। हाँ? अरे नहीं, ऐसा नहीं, ये सब गलत फहमी के शिकार हैं। समझे, ये सब जो है सब गलत फहमी के शिकार हैं। किसी चढ़ाव में आओगे तो यही होने वाला है एट द एंड। चलो देखते हैं क्या कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 23 और 1449 है। यदि एक संख्या 709 है, 207 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 23 और 1449 है, 1449 है। यदि एक संख्या 207 है, तो यदि एक संख्या 207 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। नोट डाउन कीजिए इसको। यदि एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं बढ़िया से, बहुत बेहतर तरीके से। तो क्या होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूटा नहीं होता, फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम कितना है क्रमशः 23 गुणे 1449, और पहली संख्या क्या है 207, और गुणे सेकेंड नंबर। तो काट दो, 23 7 23 नवा 23 नवैया 207, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छक 54, 9 एकम 9। तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 161। ठीक है, इसको मॉड ना समझ लेना, 161। तो आते हैं अगले सवाल पे। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, अरे कलर कलर पे ना जाओ बालक, सवाल पे जाओ, मेथड पे जाओ। कलर, अपना कलर देखे। अब ये पूछो कि ये बेइज्जती थी कि तारीफ थी। हाँ भैया, कलर पे ना जाओ। कलर तो इसका देखो, एक आपके सामने पियर मेगा बन के बैठा है कोई। हाँ भैया, आप सामने पियर मेगा बन के कोई बैठा है।
10वां 11वां। ए तथा यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 है, यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्व। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखो इसका ना, ए तथा 18 का एलसीएम, तो पहली संख्या मेरी ये है, दूसरी 18 है, तो पहली संख्या फॉर्मूला वही सेम है, उसको इधर उधर भी कर सकते हो ना, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। पहली संख्या आपकी पिछली बार इंग्लिश में किए थे, इस बार हिंदी में करते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है? ए गुणे 18 बराबर 36 गुणे 2। 18 दूनी 36, ए बराबर 4। 18 के 18, 18 दूनी 36 से बराबर 4। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4 होगी। नोट डाउन करें। अगला देखते हैं कि ये बढ़िया सवाल है। एचसीएफ का मतलब समझो। एचसीएफ का मतलब होता क्या है ना, इसके बाद एचसीएफ का मतलब बताते हैं, फिर आपको एक सवाल कराते हैं उसमें। ठीक, एचसीएफ का मतलब बताते हैं, फिर आपको एक सवाल कराते हैं। तो क्या होगा कि उनके ज्यादा चैता गामा आगे देखते हैं ना। झूठे तुम लोग टी शर्ट करवा दिए, टेस्टर था यही, दे देना चाहिए था। आगे देखते हैं ना कि यदि x बराबर यदि x बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2, यदि x बराबर 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, y बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 हो तो x, y का HCF ज्ञात करें। अच्छा, ये सवाल करने से पहले आप HCF के बारे में समझो कि HCF होता क्या है। ठीक है, देखते हैं HCF क्या होता है। कि HCF का पहले फुल फॉर्म देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा? लघुत्तम नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का होता है लघुत्तम समापवर्त होता है, और ये वर्तक होता है। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे कि हिंदी वाले से आपको सही से नहीं समझ में आएगा, हिंदी वाले से नहीं समझ में आएगा। आप अगर इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से आपको डिफाइन हो रहा है। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, फैक्टर मतलब फैक्टरों में जो सबसे ज्यादा कॉमन हो उसी को क्या कहा जाएगा? एचसीएफ। फैक्टरों में जो
सबसे ज्यादा कॉमन हो उसी को क्या कहा जाएगा, एचसीएफ कहा जाएगा। तो हम लोग को यही करना है। अब देखो एक्स और वाई का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ। तो इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके पावर 2 है, इसके पावर 3 है, ये दो पावर वाला ये 3 में समाहित होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 के पावर 3 हो जाएगा। ये जो एक पावर है ये इसमें समाहित होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, 3 के पावर 3। और ये 5 का कोई तालमेल नहीं है तो इसको भी आप लोगे, ये आपका आ जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नोट डाउन करो आप लोग। बारह आ रहा है, यह का 12 कैसे आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ओहो ओहो HCF, ओहो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़। हम लोग गलत दिशा में चले गए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग गलत दिशा में चले गए। तो गलत दिशा में ये रहेगा कि जो HCF है वो यहाँ का क्या रहेगा, 2 के पावर 2 और गुणे 3 रहेगा। तो ये क्या जाएगा, 4 गुणे 3 बराबर 12, ये आपका आएगा। इसको आप क्या लिखोगे, एलसीएम। फिर से देखो एलसीएम देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन रहेंगे उन्हीं को लेंगे। तो इसके पावर 2 है मतलब ये इसमें समाहित है, इससे ज्यादा है, तो जो कम वाला रहेंगे उसी को हम लोग क्या लेंगे, एचसीएफ में लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको सुधार लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो छोटे वाले के पावर रहेगा वो बड़े वाले के पावर में समाहित रहता है, तो हम लोग छोटे वाले पावर को लेते हैं। इसके पावर 3 है, इसके पावर 1 है, ये इसमें समाहित है तो हम लोग इसको ले लेंगे। और कॉमन ये नहीं है ना, ये इसमें कोई नहीं है, इसका पावर खाली इसी में है, एक ही x बराबर है, y बराबर कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे और यही आपका एचसीएफ आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी भैया थोड़ी गलती हो गई, आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया है 12, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 6 के पावर प्राकृतिक संख्या 0 होगी तो वह 0 का मान 1 आएगा, और अंक किसी भी, देखो इकाई अंक के पावर किसी भी, अगर 6 के पावर इकाई अंक में अगर 0 है तो 1 आएगा, अगर 6 के पावर 1 है तभी भी 6 आएगा, 6 के पावर 2 है तभी भी इकाई का अंक 36 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 के पावर 3 है तो क्या आ जाएगा, 6 36 और 36 छक्का 216, तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। 6 के पावर 4 है तो 6 के पावर 4 है तो 6 के पावर 4 मतलब इसमें 6 का गुणा करो, 6 6 36 और 6 कम 6 6 3 9 और 6 दूनी 12 12 12 12 को पूरा 12 1296, तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 6 के पावर अगर प्राकृतिक संख्या आती है, 6 के पावर अगर प्राकृतिक संख्या आती है तो वो हमेशा समाप्त किस पे होगी, 6 पे ही होगी। ठीक है, और कोई संख्या नहीं आएगी। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि लघुत्तरी का सवाल दिया है। आज इसको खत्म कर देते ना, ये वाले चैप्टर को ही, ये वाले एक को ही, 1.1 को ही। तो अगला सवाल क्या दिया है कि थोड़े बड़े बड़े सवाल रहेंगे अब ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलो देखते हैं क्या होगा कि अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि 45 और 27 का एचसीएफ डी है तो x और y ज्ञात कीजिए यदि d बराबर इतने को संतुष्ट करता है। ठीक, क्या कह रहा है, यदि
45 और 27 का HCF डी है और x और y इतने को तो d को संतुष्ट कीजिए। x और y बराबर ज्ञात कीजिए, x और y बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं, करते हैं, कुछ तो आएगा। क्या कह रहा है कि यदि 45 और 27 का HCF डी है, यदि 45 और 27 का HCF डी है तो x और y ज्ञात कीजिए। यदि वे x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए। यदि वे d बराबर 27 और यदि वे d बराबर क्या है, d बराबर 27x प्लस 45y को संतुष्ट करता है। 27x प्लस 45y को संतुष्ट करता है, 47x प्लस 45y को संतुष्ट करता है। तो देखते हैं कैसे होगा। इसका HCF निकालिए ना। 27 और 45 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27। तो HCF क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा ना। 45 का मान 27 का HCF बराबर किसके हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 9 के। D बराबर क्या हो जाएगा, 9 के। x और y का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, D बराबर 27x प्लस 45y और ये 9 है। 9 बराबर 27 को कॉमन, 9 को कॉमन ले लो यहीं से, तो 3x प्लस 5y, तो 9 से 9 कट जाएगा और 1 बराबर 3x प्लस 5y। अब क्या आ सकता है, अब कुछ नहीं आ सकता ना। तो x और y का मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दो, 1 माइनस 5y बटे 3, ये हो जाएगा x के। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3y 3x बटे के 5 के, ये y बराबर हो जाएगा और ये x बराबर हो जाएगा। नोट डाउन करिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, यदि मस मतलब HCF 35 और 45 का 5 है तथा लस मतलब LCM 35 और 45 का 63A हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। एकदम चिंदी सवाल है, आराम से करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ना, देखते हैं। देखते हैं क्या होगा कि यदि मस HCF 35 और 45 बराबर 5, यदि मस 35 और 45 बराबर 5 तथा लस मतलब LCM बराबर 63 गुणे A हो तो, ये A है ना, A हो तो A का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ क्या हो गया कि सॉल्व देखो इसका,
इसमें पहली संख्या क्या है 35, दूसरी संख्या क्या है 45, लसा और मसा हो जाएगा। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम कितना है 63 गुणे ए गुणे 5 बराबर 35 गुणे 45। तो 9 7 63, 9 5 45, 7 1 7, 7 5 35, 5 से 5 कटा, ए बराबर क्या आ जाएगा 5। ये आंसर है। तो नोट डाउन करो आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि वृक्षखंड का प्रयोग करके, ए भैया ये सब नहीं होगा, वृक्षखंड का प्रयोग करके नहीं निकाल सकता, ऐसे अगर निकालना रहेगा तो एलसीएम में सिर्फ निकाल दूंगा। ठीक है, वृक्षखंड का प्रयोग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कह रहा है कि गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 और 14 13 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगला कह रहा है कि ये वाला तीसरा नहीं कर रहा हूं मैं, चौथा कर रहा हूं। 72 80 120 का एलसीएम अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके कीजिए। ये आपके सिलेबस में है नहीं, एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो, बिंदास होके एलसीएम निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 26 51 26 51 26 26 51 91 का एचसीएफ मतलब मस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ज्ञात कीजिए। कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है किसी मैदान के चक्कर में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक उसी स्थान पर मिलेंगे। दोनों का आप क्या कर लेना, एचसीएफ ले लेना ना, नहीं दोनों का एलसीएम ले लेना, आ जाएगा। ठीक, चलिए तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हाँ, और रुक जाओ भैया 2 मिनट रुक जाओ ना। हाँ अच्छा, हाँ अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो आप इंग्लिश स्पीकिंग का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ऑफलाइन में आके ना, आके पेपर दे दीजिए, टॉप 3 में आइए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, और भी बेहतर सुविधा प्रोवाइड हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी आपका सपोर्ट किया जाएगा, आप करिए, इससे सस्ता कहीं नहीं है, आप समझिए इस बात को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।